नमस्कार, मैं अनुराधा। आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बातचीत करेंगे प्रैक्टिस सेट 11 के बारे में। इसमें कुल 30 प्रश्नों का संकलन है। अभी तक हमने कुल 11 प्रैक्टिस सेट इसके पहले मतलब 10 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, जिसमें कुल प्रश्न 300 पे हमने चर्चा कर चुकी है। जो लोग अभी तक नए जुड़े हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, वो लोग पुराने इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको जाकर ज़रूर देखें। और उसके साथ-साथ ही हमने कुछ शॉर्ट्स नोट्स भी कराए हुए थे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। अभी हम हिस्ट्री के भी लाएँगे, लेकिन इसके साथ-साथ प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। तो उम्मीद है आप लोग पूरा अंत तक वीडियो से जुड़े रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। ऑप्शन ए तिलहन, बी मिलेट्स, सी दलहन, डी योग। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। मतलब कि इसका विषय क्या था, तो किसके रूप में घोषित किया, तो ऑप्शन बी मिलेट्स। मिलेट्स मतलब बाजरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। लेकिन जो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जो 2000 संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2025 की जो थीम या विषय बोल सकते हैं, वो थी, वो क्या थी 2025 की, तो वो है सहकारिताएं। तो वर्तमान में जो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का विषय है, वो है सहकारिताएं। ये सहकारिताएं जो होती हैं, वो एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। तो इसी को इन्होंने घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। प्रश्न नंबर 2, हिंदू वृद्धि दर शब्द निम्नलिखित में से किसने दिया। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी राजकृष्णा, सी रघुराम राजन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजकृष्णा। राजकृष्णा ने 1978 में यह शब्द गढ़ा था। हिंदू वृद्धि दर शब्द जो है, इसको 1978 ईस्वी में गढ़ा था। प्रश्न नंबर 3, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, ऑप्शन ए 22 मई, बी 22 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे करके बहुत कंफ्यूज हम लोगों को करने के लिए एग्जाम में दे देता है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ या फिर हड़बड़ी में, ऐसे क्वेश्चन को बहुत सलीके से करना होता है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ। अगर आप थोड़ा सा भी किए तो अगर पता चलेगा कि आप याद किए रहेंगे, आपको मालूम रहेगा 22 मार्च लगा के जल्दीबाजी में चले आए, तो ऐसे प्रश्नों पे और भी समय देना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग इसको जानते होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 22 मई। और जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई 2025 की थीम क्या थी, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य। इसकी थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास। ये इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी करंट से मैंने जोड़ के आप लोगों को बताया था, और इसमें भी। तो अगर मान लीजिए पूछ दिया कि 2025 की थीम क्या थी, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास। प्रश्न नंबर 4, भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 1975, बी 1986, सी 1966, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1975 में। प्रश्न नंबर 5, भरहुत स्तूप का निर्माण मूलतः किस काल में हुआ था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए हर्ष काल, बी पाल काल, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। तो भरहुत स्तूप का जो निर्माण हुआ था, वो मौर्य काल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मौर्य काल में। किसके समय, तो अशोक के समय भरहुत स्तूप की स्थापना हुई थी, या फिर बना था भरहुत स्तूप अशोक के समय, मौर्य काल में। और ये बौद्ध स्मारक है, और ये कहाँ है, जो भरहुत स्तूप है वो एक बौद्ध स्मारक है, और ये कहाँ है, तो एमपी के सतना जिले में।
इसको ध्यान रखिएगा अगर कभी पूछ दिया तो एग्जाम में कि भरौती स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में। किसके काल में बना था, तो अशोक के काल के दौरान ये बना था भरौती स्तूप। ये क्या है, तो बौद्ध स्मारक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6, काली मिट्टी के बर्तन ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ए निजामाबाद, बी कासगंज, सी नजीमाबाद, डी चंदौसी। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो जीआई टैग की बात की जा रही है। इसी का फुल फॉर्म है जीआई टैग। तो ये काली मिट्टी के बर्तन ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस स्थान को मिला हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निजामाबाद। ये कहाँ है? आजमगढ़। कौन कौन आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है कमेंट करके बताइए, और गाजीपुर से। तो निजामाबाद कहाँ है? आजमगढ़। और कौन कौन यहाँ गया हुआ है और इसको देखा हुआ है जो ब्लैक पॉटरी वहां बनती है, ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। और कब मिला था? तो 2015 में जीआई टैग ब्लैक पॉटरी को मिला था आजमगढ़ के, जो निजामाबाद में ब्लैक पॉटरी बनती है। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इधर दिया है शीतोष्ण घास प्रदेश, इधर है विश्व वितरण। तो ये कभी कभी वन लाइनर में भी पूछ देता है। इधर तो अभी पूरा का पूरा ऐसे ही दे दिया है, लेकिन इसका कभी कभी पूरा का पूरा दे देगा कि स्टेपीज कहाँ है, या फिर पंपास या वेल्ड या डाउन्स। तो वन लाइनर के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ए स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ है? तो इसमें देखेंगे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका। तो आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टेपीज कहाँ है। तो स्टेपीज क्या होगा? यूरेशिया। तो 3 पंपास, पंपास कहाँ है? तो वो है दक्षिण अमेरिका। 4 वेल्ड, वेल्ड कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका। 1 और डाउन्स कहाँ है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ये 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है देखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। इसको वन लाइनर में भी पूछता है, तो आप लोग सीधा सीधा भी लिख लीजिएगा कि स्टेपिज आपका यूरेशिया, पंपास दक्षिण अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे भी कभी कभी सिंगल भी पूछ सकता है। भारत में पहली बार, प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रायोगिक तौर पर उपयोग कब किया गया? ऑप्शन ए 1979, बी 1990, सी 1982, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ईवीएम का प्रायोगिक तौर पर उपयोग कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1982। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस कारण नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण नियम, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सी प्रोटॉन की खोज, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रभाव। तो ये खूब पूछते रहता है। इस वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को किस कारण से नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये खूब पूछता है, आप लोग इसको जरा वो कर लीजिएगा। ये लगता है कि यूपी के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली का लाल किला, बी दिल्ली की जामा मस्जिद, सी ताजमहल, डी बुलंद दरवाजा। तो हम तो देखे ही हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि शाहजहां दिल्ली का लाल किला बनवाए थे, दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां बनवाया था, और ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन बुलंद दरवाजा जो है वो शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा इसका सही आंसर होगा। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कभी पूछे कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। कब बनवाया था? 1573 ईस्वी में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो अकबर इसको कब बनवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1573 ईस्वी में।
प्रश्न नंबर 11, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु के तंजौर में है। इसको कौन बनवाया था? ये चोल वंशीय शासक राजराज प्रथम बनवाए थे। चोल वंश के शासक थे राजराज प्रथम, उन्होंने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी, क्योंकि राजराज प्रथम बनवाए थे इसलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, बृहदेश्वर मंदिर को। और कब बनवाए थे? तो किस ईस्वी के आसपास? तो 1010 ईस्वी के आसपास इस मंदिर को, ये मंदिर बन के कंप्लीट हुआ था, बृहदेश्वर मंदिर जो है। प्रश्न नंबर 12, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न के बीच बहने वाले ग्रही पवनों को कहते हैं। ऑप्शन ए ध्रुवीय पूर्वी पवने, बी पछुआ पवने, सी व्यापारिक पवने, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न के बीच बहने वाली ग्रही पवनों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यापारिक पवने। इसी को पूर्वी पवने भी कहा जाता है। एक इसका दूसरा नाम भी है पूर्वी पवने या फिर पूर्वाई पवने भी बोलते हैं, या फिर ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं इसको, व्यापारिक पवन को। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन ए मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, डी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन CH4। प्रश्न नंबर 14, सर एडविन लुटियंस के भारत में कार्य हैं। ऑप्शन ए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, बी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया, सी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय, डी नया संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट। तो ये सर एडविन लुटियंस थे कौन? ये एक वास्तुकार थे और होगा ऑप्शन ए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट। प्रश्न नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण क्या था? पहला आर्यों का आक्रमण, दूसरा बार बार आने वाली बाढ़ें, तीसरा भूकंप। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो कूट है ऑप्शन ए 1 और 3, बी 1, 2 और 3, सी केवल 1, डी केवल 3। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण क्या था? तो आर्यों का आक्रमण भी माना जाता है। आर्यों का आक्रमण का जो सिद्धांत है वो कौन विद्वान दिए हैं? तो व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। इनके अनुसार कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था वो आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ था। तो इसको कौन मानता है? तो व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। और बार बार आने वाली बाढ़, ये बाढ़ है, बाढ़े नहीं है, बाढ़ है। बार बार जैसे बाढ़ें आ रही थी तो बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। तो इसको कौन मानता है? दयाराम साहनी के अनुसार है। इनका मानना है कि बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। और कुछ विद्वानों का मानना है कि भूकंप की वजह से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में वायुमंडल की कुल वायु का लगभग 70% भाग समाहित है? ऑप्शन ए तापमंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी मध्यमंडल। तो पूछा है कि पृथ्वी की किस परत में वायुमंडल की कुल वायु का लगभग 70% भाग समाहित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। इसमें क्या होता है? क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल। यहाँ सभी मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश, तूफान, ये सब, चाहे बादल जो आते हैं, ये सारी की सारी किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं।
उसके बाद तापमंडल। तापमंडल इसमें क्या है, आयन मंडल भी शामिल है। तापमंडल में आयन मंडल भी शामिल है। इसके अलावा यह रेडियो तरंग जो है उनको वापस करती है। तापमंडल रेडियो तरंग को वापस करती है। समताप मंडल, ये समताप मंडल क्या करती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत पर स्थित है। समताप मंडल कहाँ स्थित है, तो ओजोन परत पर स्थित है। मध्य मंडल, तो ये जो मध्य मंडल है ये उल्का पिंडों के जलने के लिए जानी जाती है। उल्का पिंडों के जलने के लिए जानी जाती है मध्य मंडल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल की जो परतें हैं उनका क्या क्या काम है। तो जो वायुमंडल की पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में वायुमंडल की कुल वायु का लगभग 70% भाग समाहित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। ये क्या है क्षोभ मंडल, तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें सभी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसको गौर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, सही आहार श्रृंखला चुने। ये फूड चेन से क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में फूड चेन भी बोलते हैं। ऑप्शन ए, घास, मेढक, टिड्डा, सांप, गिद्ध। बी, टिड्डा, घास, मेढक, सांप, गिद्ध। सी, घास, टिड्डा, सांप, मेढक, गिद्ध। डी, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध। तो इसका फूड चेन कैसे कैसे है, तो सबसे पहले क्या है, घास। तो पहली बात कि यहाँ से ऑप्शन बी जो है ऐसे ही कट जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले कोई खाएगा, घास से शुरुआत होगी फूड चेन की। अब इसमें हम देखते हैं कि घास को कौन खाता है, मेढक, तो ये भी गलत हो जा रहा है, घास को मेढक तो खाता नहीं है। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, घास, टिड्डा, तो घास को कौन खाएगा, टिड्डा। अब टिड्डे को सांप, नहीं, इसके बाद मेढक दिया हुआ है, तो ये क्या होगा कि ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को कौन खाता है, गिद्ध। तो इस वजह से इसका सही जो आहार श्रृंखला है वो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, तुलसी मानस मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए, मथुरा, बी, प्रयागराज, सी, अयोध्या, डी, वाराणसी। तो तुलसी मानस मंदिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में। प्रश्न नंबर 19, भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऑप्शन ए, विनोबा भावे, बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी, एम के गांधी, डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है, तो साधु बेट एक द्वीप है, उसी पर ये स्थित है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर कभी पूछ दे कि ऊंचाई कितनी है, तो वो है 182 मीटर। प्रश्न नंबर 20, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। ऑप्शन ए, 1986, बी, 1987, सी, 1985, डी, 1984। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1986। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, लोथल में विदेशी व्यापार होता था। कारण, लोथल एक बंदरगाह था जिसमें गोदी घर था। अब कूट पे आ जाते हैं। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन बी, ए और आर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सी, आर ए का खंडन करता है। डी, आर ए का कारण है।
तो लोथल में विदेशी व्यापार होता था, ये सही है। और लोथल एक बंदरगाह था, ये भी सही है। और जिसमें एक गोदी घर था, ये भी सही है। आर जो है वो ए का कारण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कि लोथल में विदेशी व्यापार होता था। क्यों होता था? क्योंकि यहाँ एक बंदरगाह था। और ये भी कभी कभी पूछ देता है कि गोदीबाड़ा कहाँ मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर कहाँ है? प्राचीन भारत का इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो गोदीबाड़ा से ही डायरेक्ट बोल देगा और दे देगा ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस तरीके से कालीबंगा और लोथल, तो गोदीबाड़ा लिख देगा। तो उसमें भी आपको जानकारी होना चाहिए कि लोथल में गोदीबाड़ा है। तो यहाँ दिया भी है कि लोथल एक बंदरगाह था जिसमें गोदी घर था, तो इस वजह से ये दोनों सही हैं। और जो आर है वो ए का कारण है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? ए नैरोबी, बी आर्थर जॉर्ज टांसले, सी एडम्स, डी जोसेफ ग्रीनल। तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इंग्लिश में ये ज्यादा इजी पढ़ते हैं, हिंदी में काफी लंबे चौड़े पड़ जाते हैं, इनको प्रोनाउंसिएट करने में भी काफी मशक्कत होती है। तो इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्थर जॉर्ज टास्ले या टांसले। तो ए जी टांसले भी इनको शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं। और कब इन्होंने दी थी? तो 1935 ईस्वी में इन्होंने इकोसिस्टम की संकल्पना दी थी, ए जी टांसले ने। प्रश्न नंबर 23, कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई इटाई रोग का कारण बनता है? ऑप्शन ए पारा प्रदूषण, बी कैडमियम प्रदूषण, सी आर्सेनिक प्रदूषण, डी नाइट्रेट प्रदूषण। तो इटाई इटाई रोग का कारण कौन सा है, कौन सा प्रदूषण? तो कैडमियम प्रदूषण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कई बार ऐसे पूछ देता है किस धातु के कारण इटाई इटाई रोग होता है, तो वो कैडमियम धातु की वजह से। और यहाँ पूछा है कि कौन सा प्रदूषण, तो कैडमियम प्रदूषण की वजह से इटाई इटाई रोग का कारण बनता है। तो ये इटाई इटाई रोग में होता क्या है, ये जो रोग होता है इससे हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और जो गुर्दे होते हैं वो काफी कमजोर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी? 1 श्री चैतन्य, 2 पाणिनि, 3 नागार्जुन, 4 चाणक्य। अब नीचे कूट दिया हुआ है कि इनमें से किसने किसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। तो ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी 2 और 4, सी 1 और 3, डी 2, 3 और 4। तो अब हम देखेंगे तक्षशिला में शिक्षा किसने किसने प्राप्त की थी। इसके अलावा पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है ये कब बनी थी और कहाँ है, वर्तमान में ये कहाँ है। तो ये 600 बीसीई, ईसा पूर्व की, बिफोर क्राइस्ट एरा इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, और बाकी ऐसे इसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, बीसीई को। तो 600 ईसा पूर्व में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी या विश्वविद्यालय, ये 600 ईसा पूर्व में ये शिक्षा का एक मुख्य केंद्र थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अभी ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है ये। और इसके अलावा और कौन कौन इससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 और 4, पाणिनि और चाणक्य ने यहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी। तो अगर कभी पूछे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से शिक्षा कौन कौन प्राप्त किया था, तो पाणिनि और चाणक्य ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 और 4। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। बाकी ये 600 ईसा पूर्व के समय काफी ये फेमस थी एजुकेशन के लिए। और इसके बाद इसको यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। कब? तो 1980 में ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर 25, नीला कार्बन क्या है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में निहित कार्बन, बी वायुमंडल में उपस्थित कार्बन,
सी वन बायोमास और कृषि मृदा में कार्बन का संचयन, डी महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा अवशोषित कार्बन। तो नीला कार्बन या ब्लू कार्बन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा अवशोषित कार्बन जो होते हैं वो नीले कार्बन में आते हैं, उन्हीं को नीला कार्बन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, जलवायु विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मौसम एक अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का द्योतक होता है, जबकि जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा आदि का औसत होता है। दूसरा, हमबोल्ट को जलवायु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तीसरा, ऋतुएं अपेक्षाकृत अधिक समय 3-4 माह में होने वाली पर्यावरणीय गतिविधियों का बोध करती हैं। अब ये कूट से रिलेटेड प्रश्न है जो कि आजकल के एग्जाम के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। 2-4 क्वेश्चन कूट वाले आ ही जा रहे हैं हर एग्जाम में। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। कूट ऑप्शन ए 2 और 3, बी 1, 2 और 3, सी 1 और 2, डी केवल 1। तो देखते हैं, मौसम एक अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का द्योतक होता है, ये सही है, जबकि जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा आदि का औसत होता है। तो ये तो सही है। हमबोल्ट को जलवायु विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो नहीं, ये गलत है। ऋतुएं अपेक्षाकृत अधिक समय 3-4 माह में होने वाली पर्यावरणीय गतिविधियों का बोध कराती हैं, ये भी रॉन्ग है, मतलब कि गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केवल 1। बाकी जलवायु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हमबोल्ट को नहीं, कुछ विद्वान इनको हमबोल्ट को मानते हैं लेकिन इनको कहा नहीं जाता है। जॉन टाइंडल नाम के एक विद्वान है, जॉन टाइंडल, इनको जलवायु विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, शहरों की स्थापना समकोण पर प्रतिच्छेद करती सड़कों के साथ की गई थी, जो क्षेत्र को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। दूसरा, घरों में नालियों और दुर्गों का निर्माण मानकीकृत पकी हुई ईंटों से किया गया था। तीसरा, मोहनजोदड़ो अपनी अच्छी तरह से संरक्षित जल निकासी प्रणाली और विशाल स्नानागार के लिए जाना जाता है। चौथा, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। उपरोक्त में से कथन कौन से कथन सही हैं? तो इसका कूट दिया गया है। ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा, बी 1, 2, 3 और 4, सी 1 और 4, डी 1 और 2। तो आते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की ये विशेषताएं हैं। तो इसमें दिया गया है, पहला में है कि शहरों की स्थापना समकोण पर प्रतिच्छेद करती सड़कों के साथ की गई थी, जो क्षेत्र को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी, तो ये सही है। घरों, नालियों और दुर्गों का निर्माण मानकीकृत पकी हुई ईंटों से किया गया था, तो ये भी सही है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताओं के बारे में बात किया गया है। तो ये जो दिया गया है इसमें, ये दोनों सही हैं। मोहनजोदड़ो अपनी अच्छी तरीके से ये उसकी पूरी नगर नियोजन की ही है। तो इसमें जो है आपका मोहनजोदड़ो दे दिया है, फिर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, तो ये दोनों नहीं होंगे इसके उत्तर में। बाकी 1 और 2 इसके सही आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, सूची 1, नगर को सूची 2 स्मारक से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 नगर है, दूसरा स्मारक है, मतलब कि एक जो मॉन्यूमेंट्स है वो कहाँ है, किस सिटी में है, उसके आधार पे हमें टिक करना है। अमृतसर, इसमें देखेंगे अमृतसर में क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल, अजंता व एलोरा गुफा, गेटवे ऑफ इंडिया, गोल्डन टेम्पल। तो अधिकांश लोग आप लोगों में से गए भी होंगे, तो गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में है, तो इसके आगे 4 लिख लेते हैं। औरंगाबाद, औरंगाबाद में क्या है, अजंता व एलोरा गुफा, तो 2। कोलकाता, कोलकाता में क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल। मुंबई, मुंबई में क्या है, तो गेटवे ऑफ इंडिया, 3। 4, 2, 1, 3 ऐसे लिख लेते हैं ना, तो इसको मिलाने में हमें बड़ा आसानी होता है, नहीं तो नहीं लिखते हैं, इधर उधर कर देते तो फिर अपने में कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब ऐसे डायरेक्ट मेरा टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग भी एग्ज़ाम में किया करिए। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है? ऑप्शन ए खजुराहो, बी कोणार्क, सी हम्पी, डी काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पूछा है कि कौन सा हेरिटेज साइट या फिर किस विरासत स्थल की जो वास्तुकला है वो द्रविड़ शैली में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हम्पी। हम्पी की जो वास्तुकला है वो द्रविड़ शैली में है। भारत में मंदिरों के निर्माण की जो शैली है वो 3 प्रकार की है। पहली नागर, दूसरी द्रविड़, ये मंदिरों के निर्माण की शैली है, और तीसरी जो है वो बेसर है। तो जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में पाई जाती है, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, और बेसर नॉर्थ और साउथ दोनों, ये दोनों का मिक्स है। बेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ शैली दोनों की मिश्रण है। तो अगर बेसर शैली कभी भी पूछे तो नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रण। बाकी नागर शैली नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, और बेसर जो है वो नागर और द्रविड़ की मिश्रित है। हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी पहले। प्रश्न नंबर 30 भारत का सबसे बड़ा स्लम किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। तो भारत का सबसे बड़ा स्लम किस नगर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंबई में। तो भारत का सबसे बड़ा स्लम, आप सुने होंगे बहुत लोगों के मुंह से कि चौल भी, ये सबसे बड़ा चौल जो है वो मुंबई में ही है। ये जो स्लम एरिया है तो ये मुंबई है। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा और काफी प्रश्नों का संकलन हमारा पसंद आया होगा और हमारी बातें भी आपको समझ में आई होंगी। तो इसी तरीके से हम आपके सामने और भी नए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग जरूर जरूर करिए, तभी तो हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को कितनी बातें समझ में आ रही हैं, या फिर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, या फिर आप लोगों को किस विषय पर बातचीत करनी है, या फिर आप लोगों की नीड क्या है। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। बाकी चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।